Hello, everybody. Welcome to all of you. Welcome to my YouTube channel, Legal Prasad. So, today we are going to start constitutional law, and the topic that we are going to start is preamble. Preamble is very much important topic as far as exam is concerned. preamble जो है लॉ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, या फिर कोई स्टूडेंट्स अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उनके लिए भी, जैसे कि एमपीएससी है, यूपीएससी है, या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है जहाँ पे पॉलिटी होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है, तो वहाँ पे प्रीएम्बल ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम देखते हैं प्रीएम्बल एक्चुअली होता क्या है, कैसे आया है, क्यों डिराइव किया गया है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है संविधान में, वो एक्चुअली क्या रोल प्ले करता है। तो ये सभी चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर ऑन प्रीएम्बल। पहले थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लेते हैं। प्रीएम्बल क्या है? ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। किसका? हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट मतलब क्या है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी या कॉन्स्टिट्यूशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो एक्सप्लेन करता है। एक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या है संविधान के, तो वो जो उसके कोर वैल्यूज़ है, तो ये सभी समराइज किए हैं हमारे संविधान में। हमारे जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके जो इंटेंशंस है वो इस प्रीएम्बल में समराइज किए हैं या फिर प्रेजेंट किए हैं। चाहे वो प्रिंसिपल हो हमारे नेशंस के या फिर कोर वैल्यूज़ हो, तो ये सभी चीज़ें दिए गए हैं प्रीएम्बल में। हमारे प्रीएम्बल में क्या क्या आता है? सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वी आर द पीपल, दैट इज द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमसे ये संविधान बना है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, हमारे जो इंडियन स्टेट्स है वो कैसे होने चाहिए, उन्होंने सिटीजन्स के लिए या फिर इंडियंस के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सभी चीज़ें समराइज की है प्रीएम्बल में। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, हमारे संविधान के जो कोई ऑब्जेक्टिव है, जो कोई ऑब्जेक्टिव हमारा संविधान बोलता है, तो ये ऑब्जेक्टिव जो है, ये स्टेटमेंट जो है, ये प्रीएम्बल में दिया गया है। और लास्ट है डेट ऑफ एडॉप्शन, हमारा संविधान कब अडॉप्ट किया गया था, कौन से तारीख को अडॉप्ट किया गया था, ये सभी चीज़ें प्रीएम्बल में दिए गए हैं। हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया था 22 जैन को 1947। तभी ये प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है या फिर उसे एज अ समरी रखा गया है। प्रीएम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स। जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि ऑब्जेक्टिव्स, कॉन्स्टिट्यूशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है ये दर्शाता है। इट ऑल्सो एक्ट एज एन एड ड्यूरिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल्स, मतलब कोई भी आर्टिकल है और वो डाउटफुल है या कंफ्यूजिंग है या एम्बिगस है, तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए प्रीएम्बल हमें बहुत हेल्प करता है। चलिए अभी प्रीएम्बल पढ़ लेते हैं। पहले क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्या है? सोर्स है। वी having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू भी, और हमें एज ए इंडियन ये सब वर्ड्स का हमें नॉलेज होना चाहिए, हमें इनका कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए। ये वर्ड्स क्यों दिए हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, ये सभी चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं वन बाय वन। आगे बढ़ते हैं। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस कैसा होना चाहिए? सोशल होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए, पॉलिटिकल होना चाहिए। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल। फ्रैटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, we do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. हमने इस तारीख पे हमारा जो Constitution है वो adopt किया है।
तो ये है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, क्या प्रीच करता है, ये सभी चीज़ें हमारे इस संविधान में समराइज की गई है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपोनेंट्स ऑफ प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के क्या क्या कंपोनेंट्स है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज इंडिकेटेड बाय प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या बोलता है, क्या इंडिकेट करता है? प्रीएम्बल ये बोलता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है वो लोगों के पास है, जो नागरिक है उनके पास है, जो इंडियंस है उनके पास है। तो ये बहुत ही क्लियर है। ये क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारे पास डेमोक्रेसी है, इसलिए जो सोर्स है वो पीपल है। मतलब जैसा हम डेमोक्रेसी में बोलते हैं बाय द पीपल फॉर द पीपल, तो डेमोक्रेसी में जो कोई सोर्स होता है अथॉरिटी का वो पीपल के पास होता है। अथॉरिटी का सोर्स पीपल के पास होता है मतलब क्या? पीपल को ये अथॉरिटी है, उनको ये चॉइस है, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें वो इलेक्ट करने के लिए पावर दिया है। वो उनके मन से, उनके चॉइस से एक अच्छा काबिल रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके दे सकते हैं, वोट कर सकते हैं। तो इसीलिए सोर्स ऑफ अथॉरिटी हमारे इंडिया में पीपल के पास है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स। क्या ऑब्जेक्टिव्स है? सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स, प्रमोट फ्रैटर्निटी, मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। सिक्योर जस्टिस मतलब कोई भी सिटीजन है तो उनके साथ जस्टिस होना ही चाहिए, किसी के साथ इनजस्टिस होना नहीं चाहिए। लिबर्टी मतलब कोई भी सिटीजन, कोई भी आदमी है, कोई भी पर्सन है, वो हमारे यहाँ पे उसी के हिसाब से, उसी के चॉइस से लाइफ जी सकता है, लेकिन संविधान में जो फ्रेम किया है उसी के फ्रेम में। इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स, हर एक सिटीजन को इक्वालिटी, इक्वल राइट्स मिलने वाला है। मतलब सिटीजन स्टेट वाइज या कास्ट वाइज ये कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा, सभी को इक्वल राइट्स मिलेगा। सो वी आर गोइंग टू ट्रीट इक्वल टू ऑल द पीपल। प्रमोट फ्रैटर्निटी। प्रमोट फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी मतलब होता है ब्रदरहुड। आगे हम डिटेल में देखने वाले हैं। फ्रैटर्निटी होता है ब्रदरहुड, मतलब हम अगर एक साथ रहेंगे, यूनिटी में रहेंगे, तो हमारी इंडिया की इंटीग्रिटी प्रमोट होगी। नेक्स्ट इज एडॉप्टेड डेट इज मेंशन। जिस दिन ये अडॉप्ट किया है उस दिन वो जो डेट है वो भी हमारे प्रीएम्बल में मेंशन्ड है। कॉन्फर्स नो पावर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन बट डायरेक्ट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। हमारा प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन को डायरेक्ट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या एम्स है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ये डायरेक्ट करता है। नेक्स्ट इज इनएक्टिंग क्लॉज ब्रिंग कॉन्स्टिट्यूशन इनटू फोर्स। नेक्स्ट इज डिक्लेयर टाइप ऑफ गवर्नमेंट टू बी एस्टैब्लिश्ड इन द कंट्री। टाइप ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या? हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो गवर्नमेंट चलाते हैं। हमारे पास कोई मोनार्क नहीं है, मतलब कोई राजा नहीं है। जो मिनिस्टर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, ये हमने इलेक्ट किए हैं, इसीलिए वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और वो लोगों के कन्वीनियंस के लिए, लोगों के भलाई के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट इज डिक्लेयर्स राइट एंड फ्रीडम टू सिक्योर पीपल। लोगों के क्या राइट्स है, उनका फ्रीडम कैसा मेंटेन रहेगा, हर एक नागरिक, हर एक सिटीजन, हर एक इंडियन या कोई भी पर्सन जो इंडिया में है वो कैसे सिक्योर होगा, उसके राइट्स कैसे सिक्योर होंगे, ये सब चीज़ें मेंशन की गई है। अब देखते हैं कीवर्ड्स इन द प्रीएम्बल। ये जो कीवर्ड्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कीवर्ड्स के जो कॉन्सेप्ट्स है ये हमें बहुत ही क्लियर होने चाहिए। अगर ये इनके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा ये वर्ड्स का यूज़ क्या है, ये वर्ड्स जो है हमारे प्रीएम्बल में या संविधान में जो यूज़ किए हैं उसका हेतु क्या है। तो इसीलिए हमें इनका मीनिंग, इनका ये कहाँ पर अप्लाई होते हैं, ये सब चीज़ें समझना ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। वी द पीपल, जैसा मैंने कहा कि वी द पीपल मतलब सॉवरेंटी जो है वो हमारे लोगों के पास है। सॉवरेंटी होता क्या है? सॉवरेंटी मतलब कोई भी लोगों पर रूल नहीं करता है, वो है होता है सॉवरेन। ओके, मतलब जो पावर है वो लोगों के पास में ही है, कोई राजा नहीं है। ओके, मतलब हम किसी भी के कंट्रोल में नहीं है या कोई भी एक्सटर्नल पावर हमें रूल नहीं कर रहा है, उसे बोलते हैं सॉवरेन।
नेक्स्ट इज सोशलिस्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है सोशलिस्ट, लेकिन हमारा जो सोशलिस्ट है, हमने जो सोशलिस्ट वर्ड अचीव किया है वो डेमोक्रेटिक मीन्स के हिसाब से। ये ना कि सोशलिज्म जो रशिया में प्रीच किया था कम्युनिस्ट जैसा, तो वो सोशलिज्म नहीं है। हमारा सोशलिज्म कैसा है? डेमोक्रेसी का सोशलिज्म है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स भी है, पब्लिक सेक्टर से, जो साथ ही साथ काम करते हैं, साथ ही साथ चलते हैं। ये सोशलिस्ट वर्ड जो है ये पहले प्रीएम्बल में नहीं था। ये कैसे आया है? 42nd अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, और ये अमेंडमेंट में सोशलिस्ट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। ये बात नहीं है कि सोशलिस्ट या सोशलिज्म हम फॉलो नहीं करते थे और ये अमेंडमेंट के बाद फॉलो हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म ऑलरेडी हम प्रीच करते हैं। ऑलरेडी ऐसे कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि हाँ, सोशलिज्म यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। इसीलिए ये अमेंडमेंट के थ्रू ये सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया था। अब ये जो सोशलिज्म है, कुछ केस स्टडी से और क्लैरिफाई करवा लेते हैं तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। पहला केस है इन एक्सेलवेयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1979 का केस है। कोर्ट ने क्या हेल्ड किया है? इन एडिशन ऑफ वर्ड सोशलिस्ट might enable court to lean more in favor of nationalization and state ownership of an industry। मतलब क्या होता है कि जब ये सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोर्ट का जो नज़रिया है या कोर्ट का जो झुकाव है वो नेशनलाइजेशन या फिर स्टेट ओन जो कंपनीज है उनके तरफ ज़्यादा झुकाव होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लार्ज प्रोपोर्शन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडियन इकोनॉमी। इसलिए हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं इग्नोर कर सकते? क्योंकि आज अगर देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है, कई लोगों की फैमिली चल रही है, कई लोगों का गुजारा हो रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर भी इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म and social justice cannot ignore rights of different sections of the society। हमारा संविधान क्या कहता है कि कोई भी सिटीजन या कोई भी सेक्शन हो सोसाइटी का वो इग्नोर नहीं होना चाहिए। सबके साथ न्याय होना चाहिए, सबको इक्वल ट्रीट होना चाहिए। तो ये बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है मिनर्वा मिल्स केस। ये मिनर्वा मिल केस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क जजमेंट था। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कंसिडर्ड the meaning of socialism to crystallize a socialistic state securing to people social economic justice by interplay of fundamental right and DPSP directive principle and state policies। इसका क्या मतलब है? हमारा जो सोशलिज्म है वो सोशलिज्म जो है लोगों को सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस देता है। कैसे देता है? थ्रू फंडामेंटल राइट्स या थ्रू डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी ये डायरेक्शन देता है हर एक स्टेट को अगर कोई रूल बनाना है या कोई पॉलिसी बनानी है। फंडामेंटल राइट जो है ये हमारे मूलभूत अधिकार है जो कोई भी या हमारे सिटीजन से ये दूर नहीं किया जा सकता। तो ये फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस है डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1983 का केस है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सोशलिज्म जो है इसका क्या एम है? उन्होंने हर एक वर्किंग पीपल को एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना चाहिए या दिया है। गॉट इट? हर एक वर्किंग पीपल उनको एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलना चाहिए। तो ये जो सेंटेंस है ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ये केस में। नेक्स्ट वर्ड है सॉवरेन। हमने समराइज तो पहले किया ही है लेकिन फिर से हम रिपीट करते हैं। सॉवरेन मतलब नो डोमिनियन स्टेटस। मतलब हम जब ब्रिटिश हम पे रूल कर रहे थे तभी हम सॉवरेन नहीं थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश हमें रूल कर रहे थे। लेकिन आज हम सॉवरेन है। क्यों है? क्योंकि आज हमें कोई रूल नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ पे कोई राजा नहीं है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है या जो कुछ प्रेसिडेंट है या जो कुछ हायर लेवल के एग्जीक्यूटिव्स है जैसे मिनिस्टर्स हैं, ये कौन है?
ये डायरेक्टली आके हमें रूल कर रहे हैं? नहीं, ये ऐसे लोग हैं जिनको हमने वोट दिया है, हमने उनको एक पावर दिया है कि वो हमें रिप्रेजेंट करे और ये देश की सुव्यवस्था जो है वो मेंटेन रखे, बरकरार रखे। नेक्स्ट इज लेजिस्लेशन हैज पावर टू मेक लॉज इन सर्टेन लिमिटेशंस। लेजिस्लेशन मतलब क्या, जो स्टेट लेजिस्लेशन हो या सेंटर का हो, इनको हमने पावर दिया है लॉज बनाने के लिए, लेकिन ये कोई भी लॉज उन्हीं के हिसाब से नहीं बना सकते। उनको कुछ लिमिटेशंस दिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उनको उसी के दायरे में रहकर लॉज बनाने हैं, वो इसके बाहर नहीं जा सकते। दे कैन नॉट जंप आउटसाइड। अगर वो जंप होता है और अगर ऐसा होता है कि लोगों के राइट्स पे कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, तो जुडिशियरी ये सब चीज़ों को देख लेता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी लॉ या फिर कोई भी रूल अगर लेजिस्लेशन द्वारा कोई भी डिसीजन दिया जाता है, तो जुडिशियरी जो है उनको अगर लगता है ये फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है या फिर फंडामेंटल राइट को कहीं पे तो धोखा है, तो तभी जुडिशियरी पिच इन करेगा और वो इंश्योर करेगा कि लोगों के जो फंडामेंटल राइट है वो इन्फ्रिंज ना हो। नेक्स्ट इज सेक्युलर। सेक्युलर मतलब क्या है? रिस्पेक्टिंग ऑल सिटीजन। जैसे हमने देखा है हमारे यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स हैं, तो सभी रिलीजन एक साथ रह रहे हैं, हम सभी रिलीजन को इक्वल ट्रीट कर रहे हैं। हमारे जो स्टेट है वो सभी रिलीजन्स को सपोर्ट करते हैं। कोई भी अगर रूल बनाता है तो कोई भी स्पेसिफिक रिलीजन को फोकस करके या सेंटर में रख के नहीं बनाया जाता है। वो रूल ऐसे बनाया जाता है कि कोई भी सिटीजन अगर है, कोई भी अगर पर्सन है, वो अगर इंडिया में उसका लाइफ जी रहा है, तो उसको वो कैसे कन्वीनियंट होगा, उसको क्या चीज़ें मिलनी चाहिए, ये सब चीज़ें जो है ये स्टेट के द्वारा सोची जा सकती है या सोची जाती है। इसीलिए हम कोई भी रिलीजन को फोकस में रख के कोई लॉ नहीं बनाते, हम वो पर्सन के लिए, स्पेसिफिक पर्सन के लिए लॉज बनाते हैं। तो ये सेक्युलर भी पहले वर्ड हमारे प्रीएम्बल में नहीं था, ये भी 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, तभी ये ऐड हुआ था। उस पर कुछ केस स्टडीज देखते हैं। फर्स्ट है SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि सेक्युलरिज्म जो है ये पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ये कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर हमारे प्रीएम्बल में कुछ चीज़ ऐसी है जो बदली नहीं जा सकती। क्या है वो एक है सेक्युलरिज्म हुआ, सॉवरेंटी हुआ या फिर सोशलिज्म हुआ। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, इससे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यूज़ है ये हम प्रीच करते हैं, ये लोगों के हित में है। उन्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है या फिर कोई भी उनको हटाने की बात करता है तो वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। नेक्स्ट इज सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसी में भी यही कहा था कि जो कॉलेज में है वो सेक्युलरिज्म प्रीच होना चाहिए। सेक्युलरिज्म कोई एंटी गॉड या फिर प्रो गॉड नहीं है, या कोई भी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है, या कोई भी रिलीजन के फेवर में नहीं है। सेक्युलरिज्म क्या है? एलिमिनेशन ऑफ गॉड फ्रॉम स्टेट मैटर्स एंड स्टेट हैज़ नथिंग टू डू विथ रिलीजन। मतलब स्टेट को, सभी रिलीजन को, सभी पीपल को इक्वल ट्रीट करना है। तो ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, इसे कोई बदल नहीं सकता। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी कहाँ से मिलती है? लोगों से मिलती है, थ्रू पीपल। मतलब क्या? पीपल डिसाइड करते हैं उन्हें कैसे जीना है, उन्हें कौन सा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, तो ये हम पीपल डिसाइड करते हैं। मतलब क्या है? हम क्या करते हैं? इक्वलिटी ऑफ राइट्स, अपॉर्चुनिटीज आर प्रैक्टिस्ड, और वन मैन वन वोट, एक आदमी को एक ही वोट करने की पावर है या राइट है। गॉट इट? तो ये आता है डेमोक्रेटिक में। नेक्स्ट इज रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब क्या? हेड इज इलेक्टेड बाय द पीपल। गॉट इट? हमारा जो हेड है कौन है? प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये हमारे हेड है। इन्हें इलेक्ट कौन करता है? लोग, हम लोग इलेक्ट करते हैं। मतलब एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट किसके पास है? वो बंदे के पास है जो लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। इसे कहा जाता है रिपब्लिक। बहुत बार स्टूडेंट्स में ये कन्फ्यूजन होता है, सॉवरेनिटी क्या है, रिपब्लिक क्या है, कौन से देश को सॉवरेन कहा जाएगा, कौन से देश को रिपब्लिक कहा जाएगा। तो ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। सॉवरेन मतलब क्या है? डोमिनियन स्टेटस नहीं है, कोई भी राजा उसे रूल नहीं करता है। लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए जो मिनिस्टर्स है, जो कोई रिप्रेजेंटेटिव्स है, मतलब एमपीज हो या एमएलएज हो, ये लोग लॉज बनाते हैं लोगों के हित के लिए। रिपब्लिक क्या है? जो हेड ऑफ द स्टेट है, मतलब हेड ऑफ द जो कंट्री है, जैसे कि प्रेसिडेंट है, तो ये जो प्रेसिडेंट है ये कोई अपॉइंट नहीं करता है, ये लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। गॉट इट? तो ये है रिपब्लिक। स्टूडेंट्स, आई होप मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो आपको क्लियर हो रही है, आपको ये समझ में आ रहा है। अगर आपके कुछ भी डाउट्स है आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। आई विल इंश्योर कि मैं हर एक कमेंट पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा। आपके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, उनके आंसर दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनश्राइंड इन प्रीएम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ये सुप्रीम लॉ है, मतलब उसके ऊपर कोई भी लॉ नहीं है। हमारे देश में जो कुछ चल रहा है ये क्यों चल रहा है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको बनाया है। अगर हम रोड पे ठीक से चल रहे हैं, हमें अगर पानी मिल रहा है, ओके, हेल्दी एटमॉस्फेयर मिल रहा है, तो ये क्यों है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से है। क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे ये रूल्स डिराइव होते हैं। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? मेंटेन इंटीग्रिटी इन द सोसाइटी, उससे यूनिटी प्रमोट होती है। ओके, एंड बिल्ड अ ग्रेट नेशन, मतलब एक महान देश को बनाने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। और कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये ऐसा बनाया है हमारे फ्रेमर्स ने कि उन्होंने बहुत दूर की सोची है, बहुत दूर की सोच कर ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। क्योंकि आज भी हम अगर देखते हैं बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं बहुत ही अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल श्रीलंका, बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन बदला गया है फिर भी अनस्टेबल है। तो हमारे इंडिया में वैसे नहीं है। हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्यों स्टेबल है? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है सोशलिज्म कैसे है, यूनिटी कैसे प्रमोट करना है। ओके, हर एक सिटीजन को कैसा लाइफ बिताना है। तो ये सब चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। टू प्रमोट हार्मोनी थ्रू आउट द नेशन, पीस एंड हार्मनी जो है वो हमारे देश में प्रमोट करने के लिए संविधान जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज फैक्टर्स हेल्पिंग टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो हमारे संविधान के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करते हैं? पहला है जस्टिस, नेसेसरी टू मेंटेन ऑर्डर इन सोसाइटी थ्रू फंडामेंटल राइट DPSP। इट कंप्राइजेस ऑफ 3 एलिमेंट्स: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। जस्टिस मतलब क्या है? जैसे मैंने पहले बोला था कि हर एक सिटीजन को इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर एक सिटीजन कोर्ट में जाके उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोर्ट में जाता है, नहीं। जस्टिस मतलब क्या? भले आप कोर्ट में नहीं जा रहे हो, अगर आप आपकी लाइफ जी रहे हो तो आपको अच्छा, मतलब स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, अच्छा एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए। तो ये क्या है? ये जस्टिस आपको मिल रहा है क्योंकि एवरीथिंग इज़ इन प्लेस। जो कोई स्कीम्स हमारे गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है वो किस लिए है? लोगों के कन्वीनियंस के लिए, चाहे वो फार्मर्स के लिए हो या फिर बिलो पॉवर्टी लेवल के जो पीपल है उनके लिए हो, या कोई भी स्पेसिफिक सेक्शन है लोगों का जो कि वल्नरेबल है या फिर जिन्हें शिक्षा नहीं मिलती है, तो उनको शिक्षा कैसे मिलनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, हमारे संविधान से आता है। नेक्स्ट इज सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इक्वालिटी मेंटेन करना चाहिए सोसाइटी में, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कौन से ग्राउंड पे? कास्ट हो, जेंडर हो या रिलीजन हो। मतलब हम कोई भी कास्ट, जेंडर या रिलीजन को कंसिडर करके कोई भी रूल नहीं बना सकते, पार्शलिटी नहीं बना सकते, या किसी को किसी में भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इससे ये सोशल जस्टिस दर्शाता है। मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी होटल है, वो होटल में ऐसा कोई बोल नहीं सकता या बोर्ड नहीं लगा सकता कि ओनली हिंदूज आर अलाउड या ओनली मुस्लिम्स आर अलाउड या ओनली क्रिश्चियंस आर अलाउड। तो ऐसा नहीं है। या फिर ओनली रिच पीपल आर अलाउड या फिर पुअर्स आर नॉट अलाउड। तो ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कौन से ग्राउंड पे? वेल्थ, गरीब हो या पैसे वाला हो, उसके इनकम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मतलब फॉर एग्जांपल आपको 10,000 पगार है, इसको 60,000 पगार है, तो वो दोनों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। या फिर इकोनॉमिक स्टेटस है, बड़ी गाड़ी लेकर आया है, आप चाहे 2 व्हीलर पे जाओ या 4 व्हीलर पे जाओ, राइट टू वोट सभी को है और एक सिटीजन का एक ही वोट करने के लिए राइट है। तो ये सभी को इक्वल है, चाहे वो पुअर पर्सन हो या फिर रिचेस्ट पर्सन हो, ये सभी को इक्वल है। ऑल शुड बी पेड इक्वली फॉर देयर पोजीशन एंड शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू अर्न देयर लिविंग। सभी को इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए। ऐसा कभी आपने देखा है, मान लो कोई भी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के जो एसपी है उनको ज़्यादा पेमेंट है, कोई और एक एक्स डिस्ट्रिक्ट से जो एसपी है उनको ज़्यादा पेमेंट है वाई डिस्ट्रिक्ट के एसपी से? मतलब ऐसा हमें कभी देखा नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हाँ, उनको चाहे कोई अलाउंस कम या ज़्यादा हो सकते हैं, मे बी कुछ बायोलॉजिकल कंडीशंस है या फिर कोई और कैटेगरी है, उसी के हिसाब से वो अलाउंस में चेंज हो सकता है, लेकिन उनका जो इनकम है वो सेम होने वाला है या सेम रहने वाला है और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है उनका लाइफ जीने के लिए या फिर उनको पैसे कमाने के लिए। किसी को ऐसा बोला नहीं जा सकता ये स्पेसिफिक लोग हैं, उनको उनका लाइवलीहुड अर्न करने के लिए राइट नहीं है। ऐसा किसी को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब क्या? हर एक पर्सन को इक्वल राइट है किसमें? पार्टिसिपेट करने के लिए इन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज। मतलब कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, कोई भी फॉर्म फिलअप कर सकता है, कोई भी एज ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो सकता है। तो ये पॉलिटिकल जस्टिस है। नेक्स्ट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी जैसे हमने पहले भी देखा है कि ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ। मतलब सभी लोग इक्वल है लॉ के सामने। किसी एक पर्सन को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया है, कोई भी सेक्शन को या सोसाइटी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया है, सभी लोगों को इक्वल ट्रीट किया है। नेक्स्ट इज लिबर्टी। लिबर्टी इज फ्रीडम टू चूज ओन लाइफ इन फ्रेम ऑफ लॉ। हर एक नागरिक को, हर एक इंडियन को, हर एक सिटीजन को उसके चॉइस की लाइफ जीने का अधिकार है, लेकिन इन द फ्रेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या इन द फ्रेम ऑफ लॉ। मतलब कोई भी आदमी रोड पे वायलेंस नहीं कर सकता है, गॉट इट? तो वो उसके हिसाब से नहीं जी सकता है, उसे पीस मेंटेन ही करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। हर एक सिटीजन को क्या है? लिबर्टी ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ है, वर्कशिप है। मतलब वो उसके विचार एक्सप्रेस कर सकता है, कोई भी थॉट वो, मतलब कुछ भी बात, कोई भी बात वो सोच सकता है, किसी भी तरह का एक्सप्रेशन कर सकता है। जैसे हम सोशल मीडियाज़ में कमेंट्स करते हैं, लेकिन अगर वो एंटी इंडियन है तो वो प्रॉब्लम है। मतलब इसी का मतलब क्या है? जो फ्रेम दिया है लॉ ने, उसी के फ्रेम में हम हमारी लाइफ जिए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम एक भी कदम उसके बाहर रखते हैं तो
पुलिस है या फिर जो कोई डिपार्टमेंट है वो इसमें ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट इज बिलीफ। हम कोई भी रिलीजन में, कोई भी कास्ट में बिलीव कर सकते हैं, या कोई भी भगवान हो या कोई भी ईश्वर हो या अल्लाह हो, हम कोई भी पर्सन को ये फ्रीडम है वो किस में बिलीव करता है। नेक्स्ट इज फेथ। किस में भरोसा करता है या कोई धर्म का पालन करता है, उसके चॉइस पे ये अधिकार जो है ये हमारे संविधान में दिया गया है। नेक्स्ट इज फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी क्या है? ब्रदरहुड। ब्रदरहुड मतलब क्या है? हम कभी ऐसे नहीं देखते कि हम कॉलेज में हैं तो सभी स्टूडेंट एक साथ बैठते हैं, सभी स्टूडेंट्स को इक्वल ट्रीट किया जाता है, सभी स्टूडेंट्स को इक्वल लेक्चर्स दिया जाता है। तो ये क्या है? ब्रदरहुड है। हर एक स्टूडेंट्स एक साथ बैठ के खाना खाते हैं या फिर डिस्कस करते हैं। तो ये क्या है? ब्रदरहुड या फ्रैटर्निटी प्रमोट करता है। लोगों का इमोशनल अटैचमेंट देश के प्रति और लोगों के प्रति बढ़ना चाहिए। फ्रैटर्निटी इज व्हाट? टू प्रमोट डिग्निटी एंड यूनिटी इन द नेशन। हमारा जो संविधान है ये डिग्निटी और यूनिटी प्रमोट करता है। हमारे जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने एक सेंटेंस कहा है, फ्रैटर्निटी इम्प्लाइज अ सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड ऑफ ऑल इंडियंस। मतलब हर एक जो पूरे सिटीजन है या पूरे जो इंडियंस हैं उनको ये कॉमन ब्रदरहुड होना चाहिए। मतलब सबको इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए, किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, या सब भाईचारे से रह रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रोविजंस लाइक, अभी हमारा जो ये फ्रैटर्निटी जो वर्ड है ये हमारे संविधान में या फिर हमारे इंडिया में कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है? पहला है कॉमन सिटीजनशिप है, सबको कॉमन सिटीजनशिप है, किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, फ्री मूवमेंट है। मतलब हम कहीं भी कभी भी कोई भी स्टेट में जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं या फिर काम के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज रेसिडेंस इन द टेरिटरी। हम कहीं भी जाके रह सकते हैं। मतलब मान लो कोई भी अगर स्टूडेंट है जो दिल्ली में पढ़ रहा है, उसे अगर जॉब लगा है तो वो बेंगलोर में सेटल हो जाता है या फिर बेंगलोर में जाके काम करता है। तो कोई भी बैरियर नहीं है टेरिटरी का, वो कहीं भी जाके पढ़ सकता है, रह सकता है। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। प्रोफेशन का कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी पर्सन उसके चॉइस का प्रोफेशन कर सकता है। तो इससे क्या होता है? स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड प्रमोट होता है। अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अभी ऑब्जेक्टिव्स क्या है? लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रैटर्निटी है। ये मेन ऑब्जेक्टिव्स है जो हमें संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं या बताए हैं। तो जैसे कि लिबर्टी और इक्वालिटी सेपरेट नहीं हो सकते। मतलब किसी को जीने का अधिकार और इक्वल ट्रीटमेंट जैसे ये सेपरेट नहीं हो सकते, उसी तरह इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी भी सेपरेट नहीं हो सकते। समझ रहे हो? तो इक्वालिटी क्या कहता है कि सभी पर्सन को, ईच एंड एवरी पर्सन को इक्वल ट्रीटमेंट या इक्वल राइट्स, इक्वल पावर्स दिए गए हैं। और फ्रैटर्निटी बोलता है कि ब्रदरहुड है। तो ये दोनों भी डिवोर्स नहीं हो सकती या सेपरेट नहीं हो सकते। अगला है इक्वालिटी के बगैर लिबर्टी जो है वो सुप्रीमेसी रहेगा। मतलब अगर लिबर्टी और इक्वालिटी अगर सेपरेट करे तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो सब पे राज करेंगे। तो इसलिए हम दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब अगर इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देंगे सबको तो कुछ सेक्शन के लोग होंगे जो अपवर्ड साइड जाएंगे और फिर वो जो दूसरे सेक्शन के लोग हैं उनको रूल करना चालू करेंगे या उनको डोमिनेट करेंगे। इसलिए दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। अब है इक्वलिटी और लिबर्टी। अगर ये दोनों को सेपरेट किया जाता है या फिर इक्वलिटी के बगैर अगर लिबर्टी है तो वो हर एक इंडिविजुअल का इनिशिएटिव किल करेगी। मतलब कोई भी इंडिविजुअल खुद होके कुछ चीज़ें नहीं करेगा।
आज हम इतने इनोवेशन देखते हैं, रिसर्च देखते हैं या फिर एंटरप्रेन्योर्स देखते हैं, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको लिबर्टी दिया गया है, हर एक को इक्वल अधिकार दिया है। अगर वो लिबर्टी उनसे अगर छीन लेंगे या फिर इक्वलिटी छीन लेंगे तो हर एक सेक्शन के लोग एज ए एंटरप्रेन्योर उभर के सामने नहीं आएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है, फ्रैटर्निटी के बगैर लिबर्टी जो है वो भी सुप्रीमेसी रहेगा। मतलब अगर ब्रदरहुड नहीं है तो वही है लिबर्टी। अगर किसी को भी कैसे भी जीने देंगे, कुछ लॉ वगैरह नहीं रेगुलेट करेंगे या फिर उनको लॉ वगैरह लागू नहीं करेंगे तो वही होगा। कुछ लोग जो है वो बाकी सेक्शन के लोगों पे डोमिनेट करना शुरू करेंगे या फिर रूल करना, राज करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट है कि फ्रैटर्निटी के बगैर लिबर्टी और इक्वालिटी ये नेचुरली ऑपरेट नहीं होंगी। मतलब अगर फ्रैटर्निटी को हटा दिया जाए तो लिबर्टी और इक्वालिटी जो है वो नेचुरली काम नहीं करेगी। अगला पॉइंट है स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल। अभी स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल क्या है? ये जो स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल है, ये पॉइंट पे बहुत बार सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन हुआ है पास्ट में, बहुत बार। मतलब कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रीएम्बल जो है ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, या प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो ये बहुत बार डिस्कस हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। अभी हम देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबसे मेन और बेसिक इम्पैक्ट जो होगा वो होगा अमेंडमेंट पे। पार्लियामेंट को अमेंडिंग पावर है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। तो अगर प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का अगर पार्ट बना दिया जाए तो फिर पार्लियामेंट कभी भी प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं। तो इसकी वजह से उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी कई ज़्यादा है, जो कि गलत चीज़ें भी हो सकती है। तो इसीलिए डिस्कस किया गया था। पहले कहा था कि ये प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, मतलब वो अमेंड नहीं किया जा सकता। बाद में ये कहा गया कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, मतलब वो अमेंड किया जा सकता है। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस है, इसीलिए वो डिसाइड होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो हम कुछ एग्जाम्पल से ये देखते हैं। पहला जो केस था वो बेरुबारी केस था 1960 में। अभी बेरुबारी केस क्या था? ये बेरुबारी एक प्लेस है वेस्ट बंगाल में। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही थे, बाद में जब वॉर के बाद वो बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग अलग नाम दिया गया, लेकिन पहले ये पाकिस्तान में ही था। तो तभी जब ये बेरुबारी जो जगह थी और ये बॉर्डर डिस्प्यूट था, तभी ये तय किया गया कि बेरुबारी जो है वो पाकिस्तान को ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, कुछ सेक्शन ने ये डिसीजन को अपोज किया और उन्होंने आर्टिकल 3 के अंडर ये अपोज किया उनको। तो आर्टिकल 3 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट को राइट है कोई भी बाउंड्री या कोई भी एरिया को ऑल्टर करना, चेंज करना, लेकिन ट्रांसफ़र करने का पावर नहीं है। तो ये आर्टिकल 3 है। और जब ये ऐसा कन्फ्यूजन हुआ था तभी प्रेसिडेंट ने अंडर आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लिया गया था। आर्टिकल 143 क्लॉज 1 कहता है कि प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकता है, ओपिनियन पूछ सकता है। तो तभी ये ओपिनियन पूछा गया था, तभी सुप्रीम कोर्ट ने ये एग्री किया था कि पार्लियामेंट जो है ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। आर्टिकल 3 के हिसाब से उनको क्या पावर्स है, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन सीड इट्स टेरिटरी नहीं कर सकते हैं। ओके, दे कैन नॉट सीड इट्स टेरिटरी, ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। तो अगर ये चेंज करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर अमेंडमेंट करते हैं, लेकिन अमेंडमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्रीएम्बल क्या कहता है? हमारा प्रीएम्बल जो है ये डायरेक्ट करता है संविधान को या सभी लॉज को कि हमारी इंडिया जो है ये सॉवरेन कंट्री है,
तो उसके जो टेरिटरी है वो जैसे कि तैसे ही रहेगी, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। गॉट इट। तो प्रीएम्बल अगर चेंज नहीं कर सकते हैं मतलब प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड नहीं किया जा सकता। तो अगर वो पार्लियामेंट के द्वारा अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तभी ये स्टेटमेंट किया गया था कि पार्लियामेंट इज अ की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द फ्रेमर्स। गॉट इट। तो ये बेरोबारी केस में ये डिसाइड हुआ था कि पार्लियामेंट का ये पार्ट नहीं है प्रीएम्बल, इसलिए उसे अमेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन जब आगे केशवानंद भारती केस हुआ था तभी ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह रिजेक्ट किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट प्रीएम्बल नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि प्रीएम्बल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। और जब ये डिसीजन दिया था तभी कोर्ट ने आर्टिकल 368 जो अमेंडमेंट का पावर पार्लियामेंट को देता है, उन्होंने वो उसके जो प्रोविजंस है वो भी इंटरप्रेट किए थे। और उन्होंने ये किया था कि पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, या फिर उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें वो कोई चेंजेस नहीं ला सकता। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करना है, प्रीएम्बल में कुछ अमेंडमेंट करना है, तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें आती है, क्या क्या आती है वो आगे के केस में डिसाइड हुआ था। नेक्स्ट जो केस था वो SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1994 में हुआ था। तो इसमें ये ऑब्जर्व किया था कि प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और ये बेसिक स्ट्रक्चर हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर में कौन सी चीज़ें आती है? एक आता है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा है फेडरल स्ट्रक्चर, जैसा कि हर एक स्टेट में अलग अलग MLA इलेक्ट होता है, CM उनको बनाते हैं और फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, मैनेजमेंट देखता है। और जो सेंटर में है वो पार्लियामेंट होता है या MPs को इलेक्ट किया जाता है और वो ऑल ओवर इंडिया में मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। तो वो फेडरल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट इज इंटीग्रिटी को हाथ नहीं लगा सकते या फिर यूनिटी ऑफ नेशन को इम्पैक्ट नहीं पहुंचा सकते। नेक्स्ट था सेक्युलरिज्म, जैसे हमने पहले भी देखा था। सेक्युलरिज्म मतलब सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देना है और इक्वल ट्रीट करना है। सोशलिज्म जो है वो ऐड किया गया था, तो सोशलिज्म भी ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। सोशल जस्टिस भी इम्पॉर्टेंट है जो बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड आता है। जुडिशियल रिव्यू जो है ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जुडिशियल रिव्यू मतलब मैं शॉर्ट में बताऊंगा, आगे हम ये पूरा टॉपिक देखने ही वाले हैं। लेकिन जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? अगर मान लो पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ पास किया है और वो अगर फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है, फंडामेंटल राइट को वो अगर इम्पैक्ट करता है, तो जुडिशियरी को ये राइट है कि वो लॉ उसका एग्जीक्यूशन को स्टॉप करने का राइट जो है वो जुडिशियरी को दिया गया है। तो ये सब बेसिक फीचर में आ जाता है। तो ये केस में SR बोमई केस में ये डिसाइड हुआ था कि कोई भी बेसिक फीचर चेंज नहीं होगा अगर प्रीएम्बल चेंज होता है। तो तीनों केसेस में हमें एक जर्नी दिखाई देती है कि पहले वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, मतलब अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है अंडर आर्टिकल 368 बाय पार्लियामेंट। फिर केशवानंद भारती केस में ये बोला गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, उसमें अमेंडमेंट हो सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करना है, उससे कोई चेंज नहीं कर सकता। और बेसिक स्ट्रक्चर में जो कुछ चीज़ें आती है वो भी हमने देख लिया है। तो इसी के साथ ये प्रीएम्बल जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, आप कमेंट करके पोस्ट कर सकते हैं। मैं हर एक कमेंट को पर्सनली आंसर कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जो कोई स्टूडेंट्स है जिनको ये कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होना चाहिए तो उनके साथ आप वीडियोस शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।